नमस्कार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चले, मैं नवल सर अपने यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं, विशेषकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का। क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को अगर फुर्सत मिल जाए ता है ती है ते है, रहा हूँ जा रहा हूँ खा रहा हूँ पी रहा हूँ उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ नहा रहा हूँ धो रहा हूँ, इन सारे सेंटेंस बनाने से तो थोड़ा एसएससी वाली इंग्लिश भी पढ़ ली जाए। देखिए बेटा, जो हिंदी मीडियम के विशेषकर स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को मानकर चलें कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, उसके कसूरवार वो लोग नहीं है। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ाई जाती है, स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जाती है। स्कूलों में भी अगर अपन देखते हैं तो स्कूलों में भी क्या किया जाता है, स्टार्टिंग जो हमारी स्कूल अर्ली एजुकेशन थी, स्कूल में जब हम पढ़ते थे वहां पर भी हमें इंग्लिश नहीं सिखाई गई है। ज्यादा से ज्यादा एक आध बच्चा ऐसा भी होता है जो ट्वेल्थ में पढ़ने लगता है। ट्वेल्थ में भी जब बच्चा पढ़ता है तो उसको भी पता है कि ग्रामर तो कराना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर करा देगा, अनसीन पैसेज करा देगा, क्योंकि ट्वेल्थ में मार्क्स लेकर आना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका पुअर बैकग्राउंड है या इसके अलावा उनको लगता है कि यार हमारी इंग्लिश कभी अच्छी नहीं हो सकती है, और आगे चल के फिर उन्होंने एसएससी का सपना पाल लिया है, और एसएससी का सपना पालने के बाद उनको लगता है कि यार अब कैसे क्या होगा। तो ज्यादातर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो या तो इस बात से कतराते हैं कि मैं एसएससी नहीं करूंगा, और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार एक ऐसी जॉब करेंगे या ऐसा एग्जाम फाइट करेंगे जिसमें इंग्लिश नहीं आती हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंग्लिश एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर उसको अच्छे से पढ़ा जा सके तो, या अच्छे से पढ़ाया गया होता तो शायद हमारी भी इंग्लिश अच्छी होती। यकीन माने बेटा, इंग्लिश एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और अगर आपने मेहनत करी तो आप आसानी से इंग्लिश को भी अच्छा कर लिया। मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, और मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुई है, और हिंदी मीडियम से एजुकेशन होने के बाद भी मैंने इंग्लिश को बहुत अच्छा किया। तो चलिए, धीरे धीरे करके मैं आपको लगातार क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, काफी लंबा समय जो है आपके साथ में बीतता जा रहा है। अब क्वेश्चन की तरफ अगर अपन देखें तो मैं ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीजीएल के प्री मेंस हो, या फिर इसके अलावा सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, या अन्य एग्जाम जहां पर इंग्लिश आती हो, ये मानकर चलना कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और बार बार उनसे पूछे जाते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें ग्रामर का ज्यादा मेथड लगाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन को हम इजीली समझ सकते हैं, जिनमें ग्रामर का यूज नहीं होता है। उन क्वेश्चन को हम अगर देखा जाए और ये सोचे कि इसको ग्रामर पे करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है लगातार सीरीज करा रहा हूँ, हालांकि उसमें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे करके हम कोर्स भी कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन कभी भी लिखा हो सबसे पहले ये कोशिश किया करो कि उस क्वेश्चन को कहीं कैसे तोड़ा जाए। तो क्वेश्चन को जब अपन तोड़ेंगे तो सी के नीचे लिखा सब्जेक्ट ऑफ ए टोल्ड, और ये लिखा मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर अपन इस तरीके का सेंटेंस देखे तो हमेशा याद रखना ये नरेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? नरेशन। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या मिल गया अपन को, दैट भी मिल गया। तो यहां से पूरा पक्का हो गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नरेशन की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बेटा नरेशन, तो नरेशन लिखने के बाद मैंने कहा कि ये दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। सबसे पहले होता है, एक होता है डायरेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक, जिसे अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। अगर डायरेक्ट में बात करें तो यहाँ पर कोई टेंस दिया है, और ये टेंस जो होगा वो क्या होता है, प्रेजेंट होगा। ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक, अगर यहाँ अगर अपन बात करें ये प्रेजेंट है, तो यहाँ इनडायरेक्ट में जो भी टेंस आता है वो हमेशा पास्ट माना जाता है। कौन सा माना जाता है? पास्ट। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा। अगर मैंने कहा कि यहाँ पर इज एम आर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉज वर्ब, ये वॉज वर्ब में होना चाहिए। अगर यहाँ पर हैज और हैव है तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में ये हेड होना चाहिए, यानी प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर लिखा है बिल, तो बिल का यहाँ पर वुड होना चाहिए, और अगर यहाँ सेल लिखा हो तो सेल का क्या होना चाहिए था, शुड होना चाहिए। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि नरेशन तो हमें यही पकड़ में आ गई थी। थोड़ा आगे गए दैट, और फिर सी के सी लिखा, सी क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर लिखा विल, विल की बात करें तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये किसको बताती है, प्रेजेंट को। किसको बताती है, प्रेजेंट को। हालांकि ये फ्यूचर की होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में ये प्रेजेंट है।
इसका पास्ट होता है वुड। तो इनडायरेक्ट में नरेशन हमेशा किस में जाता है, पास्ट में। किस में जाएगा, पास्ट में। अगर ये पास्ट में जाएगा तो यहाँ पर विल की जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे बेटा, वुड का। कौन से में, सेकंड में। आंसर ये होता है हिंदी मीडियम को समझाने का तरीका। और हिंदी मीडियम को अगर स्टार्टिंग से इसी तरीके की इंग्लिश मिली होती तो यकीन मानना सबसे ज्यादा सिलेक्शन एसएससी में हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देगा, सबसे ज्यादा। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन को, ये हो गया एक। अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करे, तो दूसरे तरीके से मैंने डायरेक्ट लिखा टेंस। मैंने कहा टेंस। टेंस में अगर अपन बात करें, सी सी हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म से टेंस हो गया पास्ट का इंडेफिनिट। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब ये तो पता चल गया ना पास्ट है, तो यहां पर जैसे मैंने लिखा कि ये पास्ट है, अब अपन आगे बढ़े तो यहाँ का भी टेंस क्या आ जाएगा, पास्ट आएगा। तो आगे गए, ये बिल लिखा है, बिल का पास्ट क्या होगा, वुड होगा। कौन से में था, सेकंड में, तो भी आंसर आएगा। यानी आप इस क्वेश्चन को टेंस के हिसाब से भी कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को आप नरेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। आपके काम की चीज ये रही। ये जरूरी नहीं है कि पूरा नरेशन पढ़ा जाए। जब आप सीखते हो तब कंप्लीट टॉपिक आना चाहिए, और जब एग्जाम हॉल में बैठे हो, जब एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये दिमाग में ट्रिक्स चलना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें। ये जरूरी नहीं है कि वहां पर किसी को पढ़ाने के लिए नहीं गए हो, आप अपना आंसर पुट करने के लिए गए हो, अपनी जॉब के लिए गए हो, तो वहां पर अपने दिमाग को बहुत तेज चलाया करो। जैसे कहते हैं ना कि मिनटों का काम सेकंड में करना चाहिए, और सेकंड में भी तब करना चाहिए जब आपको वो चीज आती हो, यानी प्योर कॉन्फिडेंस के साथ में। तो यहाँ ये आंसर हो गया। चलें, अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ अ पेयर ऑफ टू बर्ड्स। किसकी बात कर रहे हैं, अ पेयर ऑफ टू बर्ड्स। ऑफ के बाद बर्ड्स है, यहां तक ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, पेयर की। पेयर का मतलब एक जोड़ी। अब यहाँ पर बर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बर्ड्स की बात नहीं कर रहा है, बर्ड्स की, किसकी, पेयर की। पेयर मतलब एक जोड़ी। और जब अपन बात करते हैं ए पेयर, तो ए पेयर हमारे लिए कैसा माना जाता है बेटा, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ इसके साथ हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देखा वर, वर क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। और ये कैसी हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल। हमको क्या चाहिए, सिंगुलर, तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। क्योंकि यहाँ वर्ड की बात नहीं हो रही है, बर्ड्स के पेयर की बात करें, अ पेयर ऑफ टू बर्ड्स, यानी दो पक्षियों का एक जोड़ा। ठीक है, तो जोड़े की अगर अपन बात करें तो वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, तो अगला लिखा आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे नहीं पता या मैं नहीं समझा, हाउ कुड सी ट्रीट हिम सो। वो इस तरीके से उससे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ आई हमारे लिए क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट। डोंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अंडरस्टैंड क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब ये लिखा हाउ, और ये कुड, और ये लिखा अपने लिए सब्जेक्ट, और ट्रीट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर अगर अपन डोंट अंडरस्टैंड की बात करें, तो डोंट हेल्पिंग वर्ब है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर ये प्रेजेंट है तो यहां भी क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आएगा, ये भी क्या आएगा, प्रेजेंट। तो कुड का प्रेजेंट मॉडल वर्ब क्या होता है, कैन। तो यहां पर कुड की जगह कैन होगा। कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा, ही लुक्ड लाइक अ लाइन नंबर वन स्लैश डेप्राइव्ड इन नंबर टू स्लैश इट्स प्रे। इस क्वेश्चन को अगर 100 स्टूडेंट से कराया जाए, तो यकीन मान के चलना कम से कम 85% स्टूडेंट, 85 प्लस स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक करेगा, वो मिस्टेक यहाँ जो प्रे लिखा है, इस प्रे की जगह वो ये वाला प्रे समझेगा, PRA बाय प्रे मतलब प्रार्थना। और उसको लगेगा कि ये प्रार्थना होना चाहिए, आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, और वो उसे लगाएगा भी, और घर आके कहेगा कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल सही है। और जब उस वो किसी टीचर के पास जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर, या बाद में अगर वो सॉल्यूशन में देखेगा, तब पता चलेगा कि जिसको वो आंसर समझ रहा था बस वही आंसर नहीं था। बाकी किस जगह पर होगा वो बात की बात है, लेकिन बस वो आंसर नहीं है जिसको मैं टिक करके आऊं। क्यों लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते कि हम उसके दिमाग में ग्रामर की चीज तो चलेगी नहीं, क्वेश्चन देखेगा तो वो अपने कहीं ना कहीं इमेजिनेशन करने लगेगा। इमेजिनेशन क्या करेगा, ये लुक्ड लाइक अ लॉयन, ठीक है, उसको भी बिल्कुल लाइन की तरह दिख रहा था, शेर की तरह दिख रहा था। डेप्राइव्ड इन, अब डेप्राइव्ड इन का मतलब नहीं पता कि डेप्राइव्ड इन क्या होता है। और इट्स प्रे,
इसलिए कि यार ये प्रे गलत दे रहा है, उसको शेर शेर दिखने लगा था तो प्रे प्रे गलत लिखा है। प्रे की मीनिंग तो पी आर ए बाय होती है, मतलब शेर देखकर वो प्रार्थना करने लगा था। अब शेर देखकर अगर वो प्रार्थना करने लगा था, बस यही दिमाग चल गया और प्रे का वो क्या कर देगा, प्रे कर देगा, पी आर ए बाय, मतलब वो सोचेगा कि यहाँ पर प्रे का सेंस प्रार्थना में जाना चाहिए। अब यहाँ जो प्रे लिखा है इसका मतलब है शिकार, ठीक, शिकार। तो अब क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो जैसे लिखा ही लुक्ड लाइक अ लायन डेप्राइव्ड इन इट्स प्रे। अब क्वेश्चन तो यहाँ हो गया शिकार है, जो लॉयन है वो क्या हुआ कि उससे शिकार बिल्कुल नेक बच गया। तो डेप्राइव्ड इन जो होता है ना, इसका मतलब यहाँ पर डेप्राइव्ड इन नहीं होता, ऑफ होता है। क्या होता है, ऑफ। ये लिखा अपन है डेप्राइव, डेप्राइव ऑफ, ठीक। तो यहां पर डेप्राइव ऑफ का मतलब होता है बचना, संकोच, ठीक है। या अपन कहते हैं बिल्कुल बचना, बिल्कुल बचना। इस डेप्राइव का तो मतलब था ही नहीं, कोई चीज से बच जाना, कोई वस्तु है उससे बच जाना, ठीक है। तो यहाँ इसको तो पता ही नहीं था, जबकि आपको पता होना चाहिए कि डेप्राइव के साथ में किसका प्रयोग होता है, ऑफ का। तो यहाँ पर इन नहीं होगा, ऑफ होगा। कौन से में, सेकंड में। तो रियल आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। जबकि वो लगाकर क्या बैठा था, थर्ड वाला, जो कि उसका गलत है, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ पर प्रे की जगह पी आर ई, प्रे की जगह प्रे पी आर ए बाय होना चाहिए था, मतलब प्रार्थना होना चाहिए, जबकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो पी आर ई प्रे मतलब शिकार, यानी लॉयन जो है उससे शिकार थोड़ा सा ही बच गया। तो यहाँ पर पी आर ई बाय जो है वो बिल्कुल सही है, प्रे होगा, ठीक है। चलिए आंसर देखें, सेकंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इट इज गिल्टी नंबर वन स्लैश फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। तो यहाँ पर जो गिल्टी लिखा है इसके साथ में फोर नहीं आता है, किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। कौन से में, सेकंड में आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला लिखा, आई हैव जस्ट कम नंबर वन स्लैश टू नो दैट मिस्टर राय, मिस्टर ए, वन ऑफ माय फेवरेट नंबर टू सर टीचर्स डेड विथ कैंसर। देखो डेड लिखा हुआ है, इसके साथ में विथ नहीं होगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा, यानी किससे मर गए थे, से, यानी कैंसर से मर गए थे। तो कौन से में, थर्ड में। आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स नंबर वन स्लैश एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डेली डाइट नंबर थ्री शुडंट वी। क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये लिखा है शुडंट बी। शुडंट बी जैसे ही अपन ने देखा तो दिमाग में चलना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से है, क्वेश्चन टैग से। ये लिखा अपन ने क्वेश्चन टैग्स। अब क्वेश्चन टैग की अगर अपन बात करें तो ये लिखा मैंने एक तरफ क्वेश्चन और यहाँ आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन सिंपल दिया हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव जाएगा, और क्वेश्चन अगर नेगेटिव दिया हो तो आंसर हमेशा सिंपल जाता है, उल्टा चलता है। यानी सिंपल का नेगेटिव होगा और नेगेटिव का सिंपल होगा, उल्टा चलता है, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब अगर अपन इसमें दूसरी बात करें तो क्वेश्चन टैग में सबसे पहले अपन लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। यहाँ जो सब्जेक्ट आता है वो आता है प्रोनाउन वाला। कौन सा आता है, प्रोनाउन वाला, यानी किसी का नाम नहीं आता उसकी जगह ही सी इट नेम दे का प्रयोग अपन करते हैं। तो यहाँ अगर अपन देखें तो वी क्या हमारे लिए, सब्जेक्ट। शुड क्या हो गई, मॉडल वर्ब, ये हो गया मॉडल, और ये वर्ब्स, ठीक। मेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे यहीं तक काफी है। पहले क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब। अगर हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास, शुड। अच्छा सेंटेंस में नॉट नहीं है तो सेंटेंस सिंपल है, सिंपल का आंसर नेगेटिव जाएगा। तो सबसे पहले शुड का अपन क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, स्टूडेंट। ये हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास, वी। तो ये आ गया वी। लास्ट में क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो ये आ गया। क्या यही है, ठीक है, क्या यही है क्या। आप देखो यही तो वो दे रहा था, और अगर इसका मतलब ये दे रहा है तो ये तो इसका आंसर सही दे रहा है, सही दे रहा है तो इसका मतलब आंसर का कहलाएगा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला मतलब नो एरर, दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। आपके काम की चीज ये रही। और अगर थोड़ा सा और अपन समझे इसमें, हमें से याद रखना, कभी भी क्वेश्चन टैग मिल जाए तो क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वही इसका आंसर बनता है। तो एक लाइन लिख लेना कि क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वही उसका आंसर बनता है, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहे कोई भी हो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला लिखा है, वी मस्ट हैव, वी मस्ट हैव।
सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर। ठीक है, हमारी जो सिंपैथी है वो जरूरतमंद और खासकर गरीब के प्रति होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नीडी लिखा है एंड द पुअर, अब इस पुअर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो पुअर है वो पूरी कम्युनिटी को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? पूरी कम्युनिटी को। ठीक है, अब समझना, हमारे पास दो वर्ड है, एक है पुअर, ये मैंने लिखा पुअर। पुअर है तो ये एक की बात करेगा, एक की बात करता है। पुअर हमेशा किसकी बात करता है? एक की। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पुअर के साथ में द पुअर लिख दूं तो ये पूरी कम्युनिटी की बात करता है। ये किसकी बात करता है? पूरी कम्युनिटी यानी सबकी। ये बात किसकी करता है? सबकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक क्वेश्चन में अगर अपन देखें, मिस्टेक यही है कि वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी। नीडी यानी हमें किसी जरूरतमंद के, ये नीडी का मतलब क्या है? जरूरतमंद। तो यहाँ पर जो जरूरतमंद है वो हमें किसके बारे में बता रहा है? किसी एक के बारे में बता रहा है, यानी सिंगल बता रहा है। और अगर ये सिंगल बता रहा है तो एंड से जुड़ा हुआ, अगर ये सिंगल है तो दूसरा भी कैसा होगा? सिंगल होगा। और द पुअर हमको किसके बारे में बताता है? पूरी कम्युनिटी के बारे में। तो द पुअर नहीं होगा, अकेला यहाँ पर किसका प्रयोग करना चाहिए था? पुअर का। यानी जो द है वो नहीं आएगा। कौन से में? थर्ड में। तो आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला। आपको ये समझना है कि हम पूरे की बात कर रहे हैं या फिर एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा और विश्लेषण से देखोगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये भी बताया है साथ में कि ये जैसे लिखा है नीडी एंड द पुअर, तो द नीडी एंड पुअर होगा, एंड पुअर। ठीक है, क्योंकि एंड से अगर दो चीजें जुड़ी हो और आर्टिकल पहले वाले के साथ लगाओ तो दोनों एक ही मानी जाती है। ये दोनों क्या है? एक ही मानी जाते हैं। इसका मतलब बेहतर होगा कि अपन नीडी से पहले आर्टिकल दा को रख दें। तो ये तो बात की बात है, विश्लेषण तो बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो हमें यही बन गया कि हम पूरी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात एक पर्टिकुलर की कर रहे हैं। और किसने बताया हमको? इस नीडी वर्ड ने। तो आंसर कौन से में आ गया था? थर्ड वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर परमित और ज्योति नंबर वन स्लैश और ज्योति नंबर टू स्लैश हैव डन द क्राइम। ठीक है, आइदर, आइदर के बाद परमित और ये ज्योति, और फिर ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ जो ज्योति लिखा है इसके अकॉर्डिंग पे क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी होना चाहिए बेटा? सिंगुलर। ठीक है, ये अपन ने लिखा सिंगुलर। तो कौन से में है? ये कौन से में जाएगा? थर्ड वाले में। तो आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो द स्ट्रीट्स नंबर वन स्लैश आर सो बैड इट्स शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। यहाँ क्वेश्चन में अगर अपन ने देखा तो ये लिखा है लास्ट और नाइट। लास्ट नाइट की अगर अपन बात करें बेटा तो ये होता है कीवर्ड। ये कीवर्ड किसका होता है? पास्ट इंडेफिनेट का। ये किसका कीवर्ड होता है? पास्ट इंडेफिनेट का। और जिसका कीवर्ड होता है टेंस भी उसी में बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे ये इसमें लिखा हुआ रेन, RAIN, फिर लिखा हुआ है रेंड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है? रेन। तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ इट क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। शुड हैव क्या हो गई? मॉडल वर्ब। ये हो गया हमारे पास मॉडल और ये वर्ब्स। ठीक है, और मॉडल वर्ब्स में शुड हैव है, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये हो गया। लेकिन रेंट तो दोनों फॉर्म सेम ही होती है। और टेंस कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, यानी कीवर्ड कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का बनना चाहिए। तो हम कीवर्ड की मानेंगे, क्योंकि कीवर्ड पावरफुल होता है, जिसका कीवर्ड होगा टेंस भी उसी का ही बनेगा। तो यहाँ पर जो शुड हैव है वो अननेसेसरी है, इसको हटा दो। और जैसे ही इसको हटाओगे तो ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये किसका भी काम करेगी? यानी थर्ड फॉर्म है वो किसका भी काम करेगी? सेकंड फॉर्म का भी यही काम करेगी। शुड हैव हटा तो जो थर्ड फॉर्म थी वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। और ऐसा कौन से में? थर्ड में। तो आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखा है इट इज टाइम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और बार बार जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाता है। इट इज हाई टाइम नंबर वन स्लैश दैट यू नंबर टू स्लैश गो होम नंबर थ्री नो एरर फोर। सबसे पहले अपन ने लिखा इट इज टाइम। इट इज टाइम को इधर लेकर आओ, ये का इट इज और ये अपन ने लिखा टाइम,
और इसके बाद फिर अपन ने लिखा इट इज अ हाई टाइम, इट इज टाइम, और ये अपन ने लिखा इट इज हाई टाइम। इसके बाद अगर अपन टेंस की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टेंस, अगर मैं टेंस की बात करूंगा तो टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी बात को, ये लिखा पहला तरीका, इसी बात को अगर मैं डायरेक्ट कहूं कि इसके बाद मेन वर्ब उठा लो तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं। तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म आएगी वही तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम कभी भी आपको मिल जाए तो सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्ले और ये मैंने लिखा प्लेड, तो प्ले और प्लेड में से क्या आ जाएगा, प्लेड। अगर मैंने यहाँ पर लिखा राइट और ये मैंने लिखा रॉट, तो क्या आ जाएगा, रॉट। अब मैंने ये लिखा गो और इसके बाद ये मैंने लिखा बेंट, तो क्या आ जाएगा, बेंट। और यहीं से आप समझ गए, क्वेश्चन आपने पकड़ लिया। तो यहाँ पर गो की जगह पर क्या आ जाएगा, वेंट आएगा, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। आपके काम की चीज ये रही, इसको नोट डाउन करना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला लिखा है अवर वेकेशन इज नंबर वर्सलेस बिटवीन 12 मई नंबर टू टू 12 जून, ठीक है। तो बिटवीन के साथ में टू का यूज नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, एंड का। कभी भी अगर आपने बिटवीन देख लिया तो बिटवीन के साथ में हमेशा याद रखना क्या चलता है, एंड, ठीक है। क्या चलता है, एंड, ये इसका क्या है, साथी है। टू का प्रयोग नहीं करते हैं, कौन से में है, ये टू इधर जा रहा है, यानी ये सेकंड वाला है तो मई है, और इसके बाद यहाँ पर खत्म हो गया, टू उस तरफ पहुंच गया, और उस तरफ का भाग कौन से में आ रहा है, थर्ड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा है ही इज वेरी एंग्री ऑन मी, तो ही इज एंग्री ऑन मी, मी क्या हो गया हमारे लिए, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव बात हो रही है, तो एंग्री के साथ में ऑन नहीं आया, हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का, ठीक है, एंग्री विद समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो मी आ रहा है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के बाद होने पर हम एंग्री के साथ में विद का प्रयोग करते हैं, कौन से में होगा, फर्स्ट में, तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखा था सोशल एक्टिविस्ट वाज नंबर वन स्लैश वाज मर्डर, मर्डर नंबर टू स्लैश इन कोल्ड ब्लड। द सोशल एक्टिविस्ट हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो ये हो गई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। फिर ये क्या लिखा है, मर्डर, भाई मर्डर क्या होता है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये वर्ब होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या होना चाहिए था, वर्ब। अब मर्डर का तो फोर्थ फॉर्म होगा नहीं, तो इसको हम किस में रखेंगे, थर्ड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि सेंटेंस किसको बता रहा है, पैसिव वॉइस को, और पैसिव वॉइस को अगर बताएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, मर्डर्ड का, ये लिखा तो मर्डर, ठीक है। कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला। चले नेक्स्ट पर आ जाए, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है इट इज आई टाइम, आप लोग करोगे, इट इज आई टाइम के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो टोल की जगह यहाँ पर टेल की जगह क्या हो जाएगा, टोल, कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला। चले अगला, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट नंबर वन स्लैश अंटिल द गार्ड बिल बिलो द विसल, ये ट्रेन तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक गार्ड क्या है, मतलब ट्रेन स्टार्ट करने के लिए सीटी नहीं बजा देगा, विसल नहीं बजा देगा। तो द ट्रेन हमारे लिए क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, विल किसको बता रहा है, फ्यूचर इंडेफिनेट को, ठीक है। स्टार्ट क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अंटिल द गार्ड क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, विल फिर से क्या हो गया, फ्यूचर, फ्यूचर का कौन सा, इंडेफिनेट, ठीक है। और ये बिलो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब समझो, आपने कभी भी कोई एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट का मिल जाए, फ्यूचर इंडेफिनेट का मतलब सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद आपको अनलेस मिल जाए या फिर आपको अनटिल मिल जाए, फिर यहाँ पर दूसरा वाला जो टेंस बनता है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कौन सा बेटा, सिंपल, हमेशा याद रखना कौन सा बनाओगे, सिंपल। सिंपल का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और लास्ट में ये लिखा अपन ने ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर द गार्ड विल बिलो जो है, यानी अंटिल के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो यहाँ विल हट जाएगा। अब गार्ड क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस करके इसको अपन क्या लिख देंगे, बिलोव्स। ये बन गया आपका कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। क्लियर, आपके काम की चीज ये रही।
फिर से कोई क्वेश्चन मिला तो बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना कि पहला वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा और जो अनलेस अंटिल से जुड़ा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेगा, आई रीड नंबर 1 स्लैश अ ग्रेट डील ऑफ नंबर 2 स्लैश बुक्स नो एरर 3। अब यहां अगर अपन बुक्स की बात करें तो बुक्स क्या हो गया हमारे लिए काउंटेबल, और अगर ये काउंटेबल है तो यहाँ पर जो ग्रेट डील लिखा है इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था, मैनी, क्योंकि मैनी जो होता है वो किसको बताता है, काउंटेबल नाउन को। ये किसको बताएगा, काउंटेबल नाउन को। ठीक है, और वहीं अगर अपन ने लिखा ए, ये लिखा अपन ने ए ग्रेट डील और ये ऑफ, तो ये किसको बताता है, अनकाउंटेबल को। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन है तो इसलिए अपन मैनी ग्रेट डील ऑफ को हटा के अपन किसका प्रयोग करेंगे, मैनी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर इसको क्यों हटाए, इसको अनकाउंटेबल रख दो, सेंस किसका है, रीड। तो ये जो रीड वर्ब है ये इसको इंडिकेट कर रही है, बुक्स को। ठीक है, या फिर आप ऐसा नाउन सोचो कि वहां पर अनकाउंटेबल हो, तो अनकाउंटेबल नाउन सोचोगे और पढ़ भी रहे हो अनकाउंटेबल नाउन को, तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर जो आ ग्रेट डील लिखा है उसको मैनी में बदल दो। ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे साथ में। चलिए कौन सा हो गया, सेकंड वाला। अच्छा कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला लिखा है द इंडियंस आर जेनेटिकली नंबर 1 स्लैश इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। क्या लिखा है, स्पोर्ट्स, और एम ए एन क्या होगा, एम ई एन, क्योंकि ये कैसा बता रहा है, प्लूरल, और प्लूरल बताएगा तो यहां अगर अपन बात करें एम ए एन तो ये क्या होता है, इसका प्लूरल एम ई एन, और ये कैसा होता है, सिंगुलर। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मैन है तो एम ई एन, कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिड ही केम नंबर 1 स्लैश टू सी यू नंबर 3 नंबर 2 स्लैश यस्टरडे इवनिंग नंबर 3 डिड ही क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आता, क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड अगर आपको कभी भी मिल जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो कौन से में हो गया, फर्स्ट में, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, कंट्रीज कैसा हो गया बेटा, प्लूरल, और कहा, वर्ल्ड में, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर, कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला। प्लूरल है तो हेल्पिंग मेन वर्ब भी प्लूरल में जाएगी, इसकी जगह आर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। किसी भी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा हमेशा ध्यान रखना ये वो क्वेश्चन होगा जो ऑलरेडी मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो जो जो भी स्टूडेंट्स पहले की वीडियो पढ़कर आ रहा होगा वो इस क्वेश्चन को देखेगा तो तुरंत आंसर बताएगा, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैनी ए मैन में तो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ना सोचे कि यार हमारी इंग्लिश खराब है, वो ये सोचे कि हमें इंग्लिश का पढ़ाई कब गई है। तो अच्छे से अपने आप का मनोबल अच्छा करिए, इंग्लिश एक अच्छा सब्जेक्ट है, और इंग्लिश अच्छा सब्जेक्ट है तो उसमें, अरे सब्जेक्ट सभी अच्छे हैं यार। आपको पता है मेरा मैथ बेकार था, मेरी इंग्लिश अगर अच्छी हो गई थी तो मेरा मैथ बेकार था, फिर मुझे मैथ अच्छा करना पड़ा था। तो सब्जेक्ट बुरा नहीं है, आपको अगर एसएससी करना है तो चलो मान के लो अगर सब्जेक्ट बुरा भी है तो क्या कर लोगे, अगर आपने एसएससी ठान लिया है तो एसएससी में चारों सब्जेक्ट आपको लेकर ही चलना पड़ोगे, तब क्या करोगे। आपने कहा कि रास्ता बेकार है, पर मंजिल तो खूबसूरत है ना। तो जब रास्ता बेकार, मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो, और अगर रास्ते की परवाह करोगे तो मंजिल कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती है। तो आपकी मंजिल अगर एसएससी है तो अब उस रास्ते में आपको मिलने वाला चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, अब इससे क्या घबराना। अब नहीं पढ़ी है तो फिर पढ़िए। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि हिंदी मीडियम को जिस दिन स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो आज ये मान के चलना एसएससी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी वही दे रहा होता। बहरहाल कोई बात नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई है, अपने मस्तिष्क में यानी माइंड में से सबसे पहले तो इस बात को निकालो कि यार हम इस बात के दोषी नहीं है, क्योंकि हमको इंग्लिश स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ाई गई है। चले, जो पूरे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से, और आप कमेंट करके भी बताओ कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लगता है कि ये डाउटफुल है अभी भी तो मुझे बताना, मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा। ठीक है, चले
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद।